Federation. On behalf of the members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Russian Federation. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and friendly people of Russian Federation. Thank you. Now, Shri Naresh Agrawal. माननीय सभापति जी, सवेरे जो मुद्दा उठाया गया, जो हम आज उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो वो माननीय सदस्य चले गए, लेकिन उनके दल के कई बड़े नेता उनको लंगूर बंदर सब कहते रहे। मैं नहीं कहता, वो लोग कहते रहे उत्तर प्रदेश में। शिवन, हमें तो लगता है ये सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए रोजाना नए नए बयान दिलवाती। इन्हीं कारणों पिछली बार सत्र नहीं चला, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की लगाई, लेकिन थी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। आज भी जिस तरह पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ व्यवहार हुआ, हमें तकलीफ है, उन लोगों को हो तकलीफ की न तकलीफ हो। श्रीमन, आरएसएस के चीफ का बयान, मदर टेरेसा जिनको भारत रत्न मिला है, तो भारत रत्न का अपमान है पूरी तरीके से, जिनकी सेवा को पूरे विश्व ने सराहा। और आज मैं कह सकता हूं, गांधी के बाद अगर कोई दूसरा विश्व में जाना चाहता तो मदर टेरेसा जानी जाती है। अगर उनका अपमान करने की बात करें, मैंने इनके एमपी लेखी का भी बयान पढ़ा, कहीं साक्षी महाराज कोई बयान दे देते, बजरंगी चले गए वो कोई और बयान दे देते, इनकी मंत्री कोई और बयान एसोसिएट करो। श्रीमन, मैं इस मारे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम लोग जिद करें तो कोई गंभीर बात नहीं है। आखिर कौन इस बात की स्पष्ट करेगा कि ये सब गलत है, सरकार अपनी नीति पर चलेगी? उन लोगों को तो अब तो शक पूरे देश को होने लगा, और दिल्ली ने आपको सबक सिखाया, आप सीखे सबक, नहीं सीखेंगे तो आगे आप चाहे लव जिहाद ले आए, चाहे घर वापसी ले आए, इन सबसे कोई फायदा होने वाले नहीं। ये देश चाहता है कि विकास हो, कि देश आगे बढ़े। और कल नेता कहा था, हमारा मांग है सरकार से जवाब दिलाए, और बजरंगी जो थे वो पहले माफी मांगे, और प्रधानमंत्री अगर इसका जवाब दे। प्रमोद तिवारी, all those names who associate will be ordered. All the names who associate will be ordered. Shri Pramod Tiwari, या कौन जवाब दे? कौन? या मिस्टर नकवी, ओके। आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने मदर टेरेसा के प्रति और उनके सेवा के प्रति जो बात करी है, उसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उस बात में किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। मदर टेरेसा के प्रति पूरा देश सम्मान करता है, उनका सेवा भाव से किया गया काम पूरे देश के लोगों के लिए प्रशंसा का कारण है। जहाँ तक सवाल है, बहुत से विषय, बहुत से विचार सदन के बाहर आते रहते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सदन के अंदर चाहे इधर कोई बैठा हो चाहे उधर बैठा हो, किसी के मन में ये शंका है कि मदर टेरेसा का सेवा भाव से किया गया काम किसी भी तरह से शक के दायरे में है। इसलिए हम इस चीज से जो बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, हम वो भी बात मानते हैं। थैंक यू। यस, नाउ प्रमोद तिवारी। यस, नो प्लीज। शरद जी, मुझे बुला लिया। नो, he has said what he has to say. अब यार खड़े हो गए तो मैं कह दूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे सदन में और पूरे देश में बहुत लोगों को पीड़ा है, जो विषय कोई मतलब नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, उस पर सरकार को जरूर कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि कोई बाहर बोल रहा तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, उसमें कई लोग सदस्य हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन इस देश में जो सदस्यों ने बात रखी है, हृदय से रखी है,
और जो मंत्री जी का जवाब है वो निर्गुण है, वो कोई ठोस और कोई ठीक नहीं है, जिसमें कि इस तरह के बयान आना बंद ओके करो। प्रमोद तिवारी, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और देश के ओके लिए सर भी जी, ठीक है। इसलिए ओके, आपको ओके। आपको सर ये प्रोटेक्ट करना चाहिए सदस्यों को। या। सरकार जिस तरह जवाब दे रही है, आप संतुष्ट हैं क्या? ये सरकार जिस तरह से कर रही है, No, no, this is okay. You made your point. Minister said what he can say. Parliament is the custodian. What? See, I cannot ask the ministers. See, the point is, The government condemn it. yes, नहीं सर, यार you have demanded it. यार ये कस्टोड Yes, you have demanded it. And the minister said what he can say according to him. I cannot ask him to say in a particular way. Stand of the government. अगर No, Sir, what is stand of the government? No. Whether the government. no, anyhow, we are having discussion on the president's speech. You can raise it. Yes. पूरे सदन की सहमति से भारत रत्न मिला है। ये जो बात है वो अकेले किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक संस्था के द्वारा सर जी, ये तो सम्मान दिया गया। 0 आवर बाकी पड़ा है। नहीं, लेकिन यदि आप नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, मैं वो दूसरे मामले मैं को क्या कभी नहीं करूं? बोला, आप नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन क्या- प्रोटेक्ट करेगा? See, क्या करें? मैं क्या करूं? ये आपको I cannot ask him to say in this way. सरकार It's up to the government. फिर See, शरद जी, जो क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये मंत्री की बात है, मैं क्या करूं? I cannot direct him. फिर ये है कि हमको प्रस्ताव रखने दीजिए। हम एक लाइन का प्रस्ताव रखते हैं, कंडेम करेंगे इस बयान को, पूरे सदन में वोट करा लीजिए आप। Yes. By somebody whose name Yes. I am not mentioning here, outside the parliament. They can easily condemn Government that can statement. condemn it, but it is up to the Because government, Mr. not for Atal me. Bihari Vajpayee, when his government was there, he had sent a delegation for mourning when Mother Teresa had died. So Atalji had also paid respect. So what I am requesting the government, he should condemn the statement made by Mr. Falapala, It is up to the government, not for made by me. the RSS chief. Nobel laureate Mother Teresa was a member of this house by the constitution. This is an insult to the Bharat Ratna Okay. and the former member All of the right. parliament. All right, you all made your point. Now, Sri Pramod Tiwari, Sir, the you already made your point, okay. Now, Sri Pramod Tiwari, और संवेदनशील Pramod विषय उठा रहा हूं। Tiwari. मानवर, यह सरकार जहां पार्लियामेंट स्थित है, यह सर्वाधिक सुरक्षित जोन इस सरकार का माना जाता है। मानवर, इसके जो मंत्रालय हैं वो अति संवेदनशील और सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यह सरकार सुशासन का वादा करके आई थी, सुरक्षा का वादा करके आई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये बात प्रकाश में आई है कि पेट्रोलियम मंत्रालय में, पर्यावरण मंत्रालय में, कंपनी कार्य मंत्रालय में और मानवर मुझे कहने में दुख और संवेदना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, उस रक्षा मंत्रालय में भी सूचनाएं लीक होती रही और जाती रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई और नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक, ये तो कहा जाता है और अब स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार को पूंजीपतियों ने बनाया है, पूंजीपति चला रहे हैं और ये सरकार पूंजीपतियों के लिए चल रही है। मानवर, ये सारी बातें जो सामने आई हैं, इनसे ये स्पष्ट हो गया कि नीतियां इन मंत्रालयों में बाद में बनती हैं। पहले किसी पूंजीपति के हाथ से ड्राफ्ट आता है, ये बना लेते हैं, फिर उस पूंजीपति को देते हैं, तब अप्रूवल होता है, तब उसके बाद वो नीतियां बनती हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता रक्षा मंत्रालय को लेकर है। मानवर, अगर हमारी सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है, मानवर, जिनको देश सुरक्षित रखना है वो भी अगर सुरक्षित नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मानवर, ये पिछले 5-6 महीने की घटनाएं हैं, मैं उस पर बल देना चाहता हूं मानवर। मैं कहता हूं कि इसमें दलों के ऊपर से उठकर मानवर, दलों का भेद नहीं होना चाहिए। सच्चाई क्या है? अगर सरकार में साहस है
तो मैं चुनौती देता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाए और इन मंत्रालयों में मानवर जो जासूसी हुई है, जो कागज इन मंत्रियों की जिम्मेदारी से दिए गए हैं, और मेरा निश्चित आरोप है कि ये कागज सभी संबंधित मंत्रियों की जानकारी में दिए गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाहता हूं मानवर कि इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाए, वो जांच कर ले, जांच करने में जो भी दोषी हो 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट सौंप दे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन तब तक तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मंत्रीगण, मानवर अभी 1 मिनट 40 सेकंड बाकी है, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मानवर कि जो मंत्री अपना विभाग नहीं चला सकते वो इस देश को क्या चलाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, इन मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिनके विभागों में लीक हुआ है उन्हें इसी सदन में त्यागपत्र देकर उसके बाद जांच की घोषणा करनी चाहिए। मानवर, इन मंत्रियों को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है और मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इन बातों को कहते हुए मैं एक बार बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि जो विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, जो देश की नीतियों से जुड़ा हो, जो देश के महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ा हो, उस पे दलों में मत बांटिए आप अपने आप को। इसको अगर आप चुनौती के रूप में लेते हैं तो इस सदन की एक कमेटी बना दीजिए, उसमें भाजपा के भी लोग हों, हमारे जो जनता दल, समाजवादी पार्टी, सभी के लोगों, कांग्रेस के लोगों, और एक समय निश्चित कर दीजिए 15 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां प्रस्तुत कर दे और इस जेपीसी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, जिससे देश जाने कि जिन लोगों के हाथों में आज देश की बागडोर है वो देश को चला पाने में सक्षम नहीं है और वो मिले हुए हैं पूंजीपतियों के इशारे पे यह सरकार चल रही है और रक्षा के संवेदनशील विषय कहीं और दूसरे देशों में बेचे जा रहे हैं। ये देश का सौदा चंद रुपयों के लिए करने वाली सरकार है, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। Okay, Sri Vijay Goyal to associate. अध्यक्ष जी, ये जरूरी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला इस सदन के अंदर उठता, जिसमें No, please don't disturb. जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर गोपनीय दस्तावेजों को चुराने तथा जासूसी करने का मामला ये जो प्रकाश में आया है। पर मुझे हैरानी हुई इस बात की कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी इस मामले को उठा रहे हैं और यह मामला बहुत गंभीर है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। लोग दस्तावेजों को चुरा रहे थे, फोटोकॉपी कर रहे थे, उसकी फोटो खींच रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे और पता नहीं कि ये सारा मामला कब से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि यह मामला अभी नई सरकार के आने पे शुरू हुआ है। पिछले दिनों जो मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आया हूं, तथ्यों को देख के मुझे हैरानी है और मेरा यह कहना है कि यह केवल पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं, लगभग सारे मंत्रालयों में भी यह हो सकता है। लीकेज, चोरी, दस्तावेज, जासूसी सब हो सकती है जी। पर यह कब से हो रही है? एसोसिएट करो। यह यूपीए की सरकार के 10 साल से हो रही है, जब से यहां पर अव्यवस्था फैल रही है। Okay. Now, और अध्यक्ष जी, जब ये एनडीए की सरकार आई तो जो ईमानदार अफसर थे, एसोसिएट करो बस, और जो एजेंसीज थी, उन्होंने मोदी जी सरकार को यह बताया कि इस तरीके से मामला चल रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर कुछ सरकारी अफसर नहीं रखे जाएं। जब आप कहते थे ना कि प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों नहीं रखे जाएं, Okay. उसका सबसे बड़ा कारण ये था। all right. और ये जो स्वच्छता अभियान अक्टूबर से नहीं, all right. इसको मोदी सरकार Now, जुलाई से Bill चला रही है। और अंत Okay. में एक बात कहूं, अंत में एक बात सर कहूंगा कि ये सरकार इस पहलू पे चल रही है कि ये 10 सालों से जो भ्रष्टाचार, गोपनीयता भंग हो रही थी, चल रहा था, इसमें कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो औद्योगिक घराने हो, चाहे वो बड़े अफसर हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो, ये सरकार उन सब के ऊपर एक्शन करेगी। और आप अपने यहाँ फैसला कर लीजिए, कमेटी बनेगी तो 10 साल के आपके पाप सामने निकल कर आएंगे। श्रीवीर सिंह बैठिए। श्रीवीर सिंह। मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए जाने के संबंध में मेरा सवाल है। महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एडवोकेट, किसान, व्यापारी एवं मजदूर
पिछले काफी वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने के संबंध में लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। पिछले करीब 4 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता पूर्णतः हड़ताल पर हैं। न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 8 करोड़ है और यह प्रदेश राज्य व देश की सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा भाग अर्जित करके देता है, परंतु न्याय व अधिकार हासिल करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से करीब 700 किलोमीटर दूर है। मान्यवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सोच थी कि भारतीय संविधान के तहत इस देश में रहने वाले हर नागरिक को सस्ता व सुलभ न्याय मिले, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जिले व छोटी छोटी तहसील की स्थापना हो, जिससे कि न्यायालयों की दूरी कम हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सोच के मुताबिक साथियों, मान्यवर जो छोटे छोटे जिले और तहसील बनी, उनसे गरीबों को सबको न्याय मिला। अतः मेरी पुरजोर मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, व्यापारियों, गरीबों व आम आदमी के हित में सस्ता व सुलभ न्याय पाने हेतु हाई कोर्ट की स्थापना शीघ्र हो। इस संबंध में कल हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब वो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रही थी, जवाब दे रही थी, तो उन्होंने भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की खंडपीठ स्थापित हो, उस पर पुरजोर सिफारिश की थी। अतः मैं मांग चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नरेंद्र कुमार, yes, those who associate may be ordered. श्री नरेंद्र कुमार काश्यप। महोदय, मैं पूरे देश में नशे के बढ़ते हुए प्रभाव का गंभीर मामला शून्य प्रहर में उठाना चाहता हूं, क्योंकि आज का भारत विकास की कल्पना जिस पर हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आज के भारत का नौजवान भ्रमित हुआ है। और मैं खास तौर से चर्चा करना चाहता हूं पंजाब प्रदेश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव के संबंध में। लाखों नौजवान आज पंजाब का पढ़ाई से, कारोबार से दूर हटके नशे की प्रवृत्ति में फंसता जा रहा है। और केवल यह नशे का प्रभाव पंजाब के अंदर नौजवानों के जरिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे नशे के तस्कर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों से नशे की तस्करी करके पंजाब और देश के दूसरे प्रांतों में बांटते हैं, उनकी वजह से लगातार पंजाब के अंदर यह अपवाद तेजी के साथ बढ़ रहा है। महोदय, पंजाब में 15,000 लोगों को नशा सेवन करने के जुल्म में या छोटा मोटा नशा रखने के जुल्म में जेल भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी नशे के इस बड़े कारोबार में कमी नहीं आई। और कमी इसलिए नहीं आई, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पंजाब में कुछ सियासी दल के लोग आज भी पंजाब के अंदर इस नशे के कारोबार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। समाचार पत्रों ने और जेल में बंद अपराधियों ने अपने बयान तक दिए कि पंजाब में सत्ताधारी पार्टी के लोगों का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। हमने बार बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई पंजाब में नशे को रोकने के संबंध में नहीं की गई। और अफसोस उस समय हुआ महोदय कि इसी वर्ष 2014 में पंजाब की सत्ताधारी पार्टी के लोग, जिसमें केंद्र की बीजेपी की सरकार भी शामिल है, उन्होंने पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर धरना देकर एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सभापति जी महोदय, आपके माध्यम से, कि आज देश में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार है और पंजाब में अकाली और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। इस सरकार को चाहिए कि वो धरने के काम को छोड़ के कोई सख्त कदम उठाए, कोई सख्त फैसला ले। जो विदेशों से नशा पंजाब में आता है या देश में आता है, उसको प्रतिबंधित करे, ताकि पंजाब का नौजवान, पंजाब का किसान, पंजाब का आम जनमानस इस नशे की लत से बच सके और पंजाब भी देश के अंदर
आगे बढ़ सके। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार इस पे गंभीरता से फैसला ले। ये नशा देश और पंजाब के तमाम नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, इस पे सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर। डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर। Sir, thank you very much for allowing me. Yesterday I read the news that University Grant Commission has raised the fees for application for national eligibility test by 150%. The general candidate belonging to general categories, the fees was around 400. Now they made it 1,000 rupees. Proportionately, they have raised the application fee for the scheduled caste and the scheduled tribe students also. Sir, the question is, during the 11th five-year plan, when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister and the Chairman of the Planning Commission, we had given 96,000 crores of rupees to entire education, only higher and technical education. 50% funds were supposed to be utilized through University Grant Commission. To the best of my knowledge, whatever funds were given to the University Grant Commission, not even 60% were spent. Now, there is no reason for the University Grant Commission to consider selling applications for the national eligibility test as a commercial proposition. We are talking of technology. We are sending Mangalyaan immediately for the first time and in the first attempt. And rather than making the forms for the national eligibility test on the online, we are charging the fees 150%. University Grant Commission is unfortunately making this as a business proposition. Through you, I request the HRD Minister to talk to the University Grant Commission and to immediately withdraw this decision. I fully understand that the University Grant Commission is autonomous body and the government or the minister cannot directly interfere. But the minister can take liberty to call the University Grant Commission chairman and immediately take the action so that throughout the country students are agitating against this fee rise. Already, sir, the entire education is becoming privatized. For medical examination, for medical, one MD seat, as I understand, that minimum unofficially 1.5 crore rupees are charged as capitation fee below the table. Even the Prime Minister, the members of Parliament, the IAS officers, including the President of India, cannot give through officially known income 1.5 crore rupees for getting admission for his son or daughter by paying for MD. Under these conditions, these are the very small matters. But I seek your indulgence and communicate my message to the concerned minister so that the forms are made available online, and if minimum fees are as were there about 400 or whatever, that fee should be retained and the students' discontent and the unrest should be brought to the close. Thank you very much. Okay, thank you, Mungekar. Yeah, almost all members decide associate. Srimati Vijila Satyanath. I want to bring to the notice of the Government of India and also especially to the Ministry of Labour and Employment, the fate of ESA Corporation Medical Colleges all over the country. The ESA Corporation Medical College started the PG courses in the year 2011 and the UG courses in 2013. As the colleges were started by ESIC for the benefit of public insured persons. The ESI Act of 1948 was amended in the Parliament in 2010 to include, I want to state that in Chennai alone, there are nearly 195 UG students, both first year and second year, and 38 PG students. But all of a sudden, now the Government of India under the Labour and Employment Department has decided to close down all the ESI-run medical colleges. Why should the admission of new students be interrupted? We want the following. Your oral time is over. Now it is question hour. Status of the Medical Council of India. Now it is question hour. And also